32 साल इस राज्य में रहा, 32 साल इस कल्चर के साथ जुड़ा रहा, 32 साल इस लोगों के साथ रहा, समस्याएं सुनी। समय टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट रहता है मेरे साथ, और इतना स्ट्रिक्ट रहता है कि जब मैं किसी को 3 बजे का समय देता हूँ तो 3 बजे पहुँच जाता हूँ और 3 बजे मिलता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने किसी को 3 बजे समय दिया और 5 बजे मिल रहा हूँ। हम भी वो लोग थे जो गुल्ली डंडा भी खेलते थे, कंचे भी खेलते थे, पतंग भी उड़ाते थे। पिताजी ने भी देशभक्ति की भावनाएं कूट कूट के भरी हुई थी, तो इसलिए हम देश में रह गए। मतलब रात को मैं पढ़ता भी हूँ, आज भी फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, मैथमेटिक्स की किताबें पढ़ता हूँ रात को सोने से पहले। अब बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, टेक्निकल किताबें पढ़ता हूँ। दिल्ली जाता हूँ तो मैं मेट्रो में जाता हूँ, ऐसा कोई विशेष गाड़ी नहीं यूज़ करता हूँ। रिक्शा में जाता हूँ, आजकल तो इलेक्ट्रिक रिक्शा आ गई है, उसमें जाता हूँ। तो अपने को उसका आदी बनाए रखा हूँ मैंने अभी भी वही करता हूँ जो एक आम आदमी, एक आम इंसान करता है। पूरे देश में स्टार्टअप की बात हो रही थी और सभी राज्य स्टार्टअप पॉलिसी बनाने की कोशिश में थे उस वक्त। तो हम बिहार ने भी कोशिश की और हमारी पॉलिसी आई, पहले 2016 की आई, वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पॉलिसीज़ थी। फिर अचानक दिखा कि नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया पॉलिसी में। तो विभिन्न स्तर से जो भी आइडियाज़ आते हैं, चाहे पब्लिक का हो और इस प्रकार के फोरम्स में हो, गवर्नमेंट बड़ी रिसेप्टिव रहती है और अपने पॉलिसीज़ को उस अनुसार अमेंड भी करती है। देखिए, मेरा अपना परसेप्शन है कि वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स है। यहाँ के लोगों में बहुत क्षमता है और बहुत मेहनती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर एक बार मेरे पॉडकास्ट शो में। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन GTRI टॉक शो द पॉडकास्ट। वेल दोस्तों, आज आपके सामने मैं ऐसे व्यक्ति को पेश करने वाली हूँ जो व्यक्ति ने दुनिया की सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम को अचीव किया है। वो व्यक्ति को लेकर के आ रही हूँ जो बहुत ही खास होते हुए भी बहुत ही आम व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, ऐसा व्यक्ति जिनके एक सिग्नेचर से वो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बदल सकते हैं। 1991 बैच के IAS ऑफिसर हमारे सामने हैं, जो कि ना ही सिर्फ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM हैं, ना ही सिर्फ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है, ना ही सिर्फ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कुछ है। तो मैं पेश करती हूँ आपके सामने डॉक्टर S. सिद्धार्थ को। वेलकम डॉक्टर S. सिद्धार्थ। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू ऑन माई पॉडकास्ट शो। अंदर से बहुत खुशी हो रही है ये जान के कि आज मेरे सामने आप हैं और मैं आज आपको हमारे दर्शक तक पहुंचा रही हूँ। मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी ये भी है कि आपकी ये जो जर्नी है ना, वो आम सच में नहीं है। ये खास इसलिए है क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जर्नी IITN दिल्ली, IIM अहमदाबाद से UPSC, डबल PhD एंड दोस्तों ये पायलट भी हैं। सो ये जर्नी आपने कैसे तय की? देखिए, ऐसा कोई विशेष जर्नी नहीं रही है मेरी, और कोई भी साधारण व्यक्ति या स्टूडेंट जो है, ये उसकी भी कहानी हो सकती है। कोई विशेष जर्नी नहीं है। स्कूल में पढ़ा, जब पास आउट हुआ तो IIT ज्वाइन किया, जैसे सभी लोग उस वक्त चाहते थे कि IIT में हो। IIT में कंप्यूटर साइंस ज्वाइन किया मैंने, और कंप्यूटर साइंस ज्वाइन करने के बाद मेरे जो साथी लोग थे, मेरे बैच के सभी लोगों ने विदेश अपने जाने की इच्छा व्यक्त की और सभी लोग अमेरिका गए। मतलब एक बैच ऑफ 33 थे हम लोग, और 32 लोग USA चले गए। हम लोग शायद 2 थे या 3 थे मेरे ख्याल से जो इंडिया में रह गए। देशभक्ति की भावनाएं थी उस वक्त, पिताजी ने भी देशभक्ति की भावनाएं कूट कूट के भरी हुई थी, तो इसलिए हम देश में रह गए। और उस वक्त देश में सबसे बेस्ट ऑप्शन था कि MBA किया जाए। साइंटिस्ट बनने की ऑब्वियसली बड़ी इच्छा थी, लेकिन कैरियर के माध्यम से देखा जाए तो MBA बनना बेहतर मैंने सोचा। और फिर मैंने IIM अहमदाबाद का एग्ज़ाम लिखा, IIM का एग्ज़ाम लिखा, और IIM अहमदाबाद में मेरा चयन हुआ। मार्केटिंग और फाइनेंस में मैंने
क्वालिफाई किया, पास आउट हुआ। मुझे लगा कि कुछ समाज के लिए उस वक्त जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग था वो मोस्टली कमर्शियल एंटरप्राइज, जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं और बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज थे वहाँ पे। तो मुझे लगा नहीं, समाज के लिए कोई ऐसा काम किया जाए जो समाज के भले के लिए हो और समाज का जिसका में इम्पैक्ट हो। मेरे साथ 2-3 और भी लोग थे जिन्होंने यूपीएससी लिखा और फाइनली मैंने यूपीएससी लेके यूपीएससी पास किया। तो जर्नी एक साधारण ही जर्नी रही, कोई विशेष जर्नी नहीं रही और मैं सोचता हूँ कि बहुत लोगों की जर्नी ये रही है। वेल, मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ही जनरस आप रहे हैं ये सवाल का जवाब देने में। मैंने कहा ना आपको, खास होते हुए भी बहुत ही आम व्यक्ति हैं। मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग लगता है जब भी मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मैं आपसे कई बार मिली हूँ पहले, और मुझे ऑलवेज ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में रहता है कि एक साउथ से आया हुआ व्यक्ति, तमिलनाडु बॉर्न, और उसकी कल्चर ट्रेडिशन काफ़ी डिफरेंट रहे हैं और इतने सालों से आप बिहार में सर्व कर रहे हैं, तो ये ट्रांजिशन मोड आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट या कितना इजी रहा? देखिए, साउथ में मैं पैदा ज़रूर हुआ हूँ और मेरी पढ़ाई ज़्यादातर दिल्ली में रही है। आईआईटी दिल्ली में से पास आउट हुआ, दिल्ली में ही मेरी स्कूलिंग रही है। इसलिए मेरी जो यूथ है, जो जब बचपन और सब मेरा दिल्ली में गुजरा है। उसके बाद अहमदाबाद गया, करीब 2 साल वहाँ रहा और उसके बाद मैं बिहार आया। बॉम्बे में भी 1 साल रहा, आईएएस और बिहार आने के बीच में 1 साल मैं बॉम्बे में भी रहा। बिहार में मेरे करीब 32 साल हो गए और आज के दिन में मैं अपने को बिहारी समझता हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति 32 साल इस राज्य में रहा, 32 साल इस कल्चर के साथ जुड़ा रहा, 32 साल इस लोगों के साथ रहा, समस्याएं सुनी। मेरे से ज़्यादा मेरे ख्याल से बिहारी अब मुश्किल है। मैं अब बिहारी हो गया हूँ और अपने को बिहारी कहता हूँ। मैं इसकी विटनेस रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ बिहार में रहकर अपने आप को ये बिहारी ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये इवन छठ पूजा करते हैं और बाकायदा छठ पूजा ये पूरे रिचुअल्स के साथ करते हैं, पूरे उपवास के साथ करते हैं, उसकी सारी विधियों के साथ करते हैं और ये और इनकी फैमिली पूरी छठ पूजा को बहुत ही दिल से मनाती है और मैं इसके लिए सच में इन्हें अपलॉड करती हूँ फॉर हैविंग सच अ डाइवर्स माइंडसेट। अभी आपने कहा कि 32 इयर्स आप रहे बिहार में। ये जो खास से आम व्यक्ति होने की जो आपकी जर्नी है ना, उसमें मैंने आपका ये भी देखा कि आप एक फिटनेस फ्रीक इंसान हैं। आप अर्ली मॉर्निंग अर्ली बर्ड हैं, बहुत जल्दी उठ जाते हैं। इसके अलावा आप जो हैं बैडमिंटन खेलते हैं। इसके अलावा आप वाइल्ड फोटोग्राफी करते हैं, साइकिलिंग करते हैं और गॉड नोज मतलब खुद ही पॉन्ड भी बनाते हैं, फिश पॉन्ड। और मैंने ये भी देखा है इनको इतने मतलब अपने फ्लावर्स पर ध्यान रखते हैं, गार्डनिंग पर ध्यान रखते हैं, अपने डॉग्स की एक्टिविटी पर भी इनका ध्यान होता है। इतना सब कुछ आप कैसे फिजिकली एक्टिव रह पाते हैं? देखिए, सबका शेड्यूल रहता है, ऐसा नहीं कि बड़ा अनप्लान्ड टाइप है और समय टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट रहता है मेरे साथ। और इतना स्ट्रिक्ट रहता है कि जब मैं किसी को 3 बजे का समय देता हूँ तो 3 बजे पहुँच जाता हूँ और 3 बजे मिलता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने किसी को 3 बजे समय दिया और 5 बजे मिल रहा हूँ। इसलिए सब पूरा दिन का कार्यक्रम जो है बहुत ही वेल प्लान रहता है। सुबह उठना है तो क्या करना है, बैडमिंटन कब से कब खेलना है, तैयार कब होना है, ऑफिस कब जाना है, ऑफिस जाने से पहले क्या क्या काम करने हैं, पौधे देखने हैं, बाकी सब काम देखना है। शाम को आने के बाद क्या क्या कार्य किया जाना है ये भी फिक्स्ड रहता है। शाम को आने के बाद कब क्या कार्यक्रम करना है, किससे मिलना है, तो पूरा दिन प्लान्ड रहता है, अनप्लान्ड नहीं रहता है। और अगर आप प्लान्ड वे में अगर कार्य करेंगे तो बहुत सारा आप काम कर सकते हैं। अगर आप अनप्लान्ड रहेंगे तो हो सकता है कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, बस इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि उलझ जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग ये बहुत महत्व रखता है। क्या ये जो रूटीन है, क्या ये आपकी स्टडीज से आपके अंदर ये चीज़ आई है या आप पहले से ही उस तरीके के व्यक्ति रहे हैं जो मल्टीटास्किंग में बिलीव करता है? ये जैसे जैसे काम बढ़ता गया और जैसे जैसे कार्यक्रम बढ़ते गए तो
समय कम होता है और समय बड़ा सीमित है। एक अकेला समय है जो सीमित है, बाकी इच्छाएं असीमित हैं, कार्य असीमित हैं। तो जब समय सीमित हो जाता है तो आप आदमी सोचता है कि आप टाइम स्लॉट्स में इसको डालता है कि इस समय ये किया जाए, इस समय ये किया जाए। अगर बचपन की बात करें तो समय बहुत रहता है। हम भी वो लोग थे जो गुल्ली डंडा भी खेलते थे, कंचे भी खेलते थे, पतंग भी उड़ाते थे और बिल्कुल स्वतंत्र आकाश में मतलब उड़ने वाले लोग थे हम लोग। धीरे धीरे जब पढ़ाई शुरू हुई, IIT के लिए पढ़ना शुरू किया तो बड़ा डिसिप्लिन और लाइफस्टाइल रहा। काफ़ी पढ़ाई करना पड़ता था, समय सीमित समय था। तो धीरे 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 देखिए समय का कंस्टेंट होने लगा और अब स्थिति यह है कि बहुत वेल प्लान्ड रहता है। मतलब रात को मैं पढ़ता भी हूँ, आज भी फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, मैथमेटिक्स की किताबें पढ़ता हूँ रात को सोने से पहले, और बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, टेक्निकल किताबें पढ़ता हूँ। इसलिए समय जो मिलता है वो बिल्कुल फिक्स्ड और प्लान्ड रहता है। मेरा अनप्लान्ड शेड्यूल नहीं रहता। आई मस्ट से डॉक्टर एस सिद्धार्थ की कोई भी मतलब एक आपकी अगर शैली को देखें ना, कार्यशैली को देखें तो ऐसे लगता है कि हर इंसान ने आपसे इंस्पायर होना चाहिए अपने रूटीन के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए, क्योंकि नॉर्मली पीपल आर नॉट इनटू मल्टीटास्किंग। वो एक काम करते हैं थक जाते हैं, 9 घंटे का काम करते हैं थक जाते हैं और घर पे आने के बाद ऐसे लगता है जैसे वो बहुत बड़ा कुछ कर कर के आए हैं। लेकिन मैंने अक्सर आपको देखा है कि आप उठते हैं तब से लेकर के आप मुझे लगता है सोते हैं तब तक आपकी एक्टिविटी में वो एनर्जी रहती है और इसीलिए यू आर ऑलवेज सो एनर्जेटिक। बिलीव मी, अभी जस्ट वो मतलब आज संडे है और संडे के दिन ये सुबह मतलब अगर CM कभी भी बुला दें तो आपको जाना पड़ेगा, राइट। और उसी के साथ साथ ये घर की एक्टिविटी भी कर लेते हैं और हमारे साथ अभी ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। एंड आई एम सो ग्लैड कि आप अपना वक्त हमें दे रहे हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा चुलबुलाहट है मेरे अंदर ये जानने की कि एक ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, जो व्यक्ति कभी भी कहीं पे भी दिख जाता है। चाहे कभी हम देखते हैं कि आप कहीं सब्जी मंडी में हो, सब्जी खरीद रहे हो, कभी देख रहे हो कि कहीं क्योंकि इनको शौक़ है रोबोटिक्स का, तो ये कभी जो है कुछ एक छोटे मोटे वायर और लाइट्स भी लेने के लिए मार्केट में चले जाते हैं। नहीं तो इनके लिए बहुत आसान है अपने मतलब स्टाफ को बोल करके मंगवा लेना, लेकिन ये खुद जाना चाहते हैं। चांदनी चौक है, वहाँ पे ये घूमते नज़र आते हैं, चांदनी चौक में घूमते नज़र आते हैं और मतलब आई फील सो अमेज्ड टू सी कि ये व्यक्ति इसीलिए खास होते भी आम हैं, क्योंकि इतना कुछ कैसे कर लेते हैं आप। देखिए, मैं कोई सिल्वर स्पून से पैदा नहीं हुआ और मैंने पहले भी कहा, बचपन से मेरी पैदाइशी जो ट्रेनिंग रही है, कंचे भी खेलता था मैं ज़मीन में बैठ के, पतंग भी उड़ाता था और पतंग लूटता भी था। आपको याद होगा कि जब पतंग कट के जाती है तो पीछे पीछे दौड़ते हैं लड़के। उस ज़माना भी हम, वैसे मैंने आपको देखा है काइट फेस्टिवल में, बिहार के काइट फेस्टिवल में, तो वहाँ पे CM है और ये काइट फ्लाई कर रहे हैं। तो ये है कि एक आम बच्चे की तरह मैं आई वॉज ब्रॉट अप, और कोई विशेष मतलब जो आज के दिन में रिच लोग थे उस टाइप की पैदाइशी मेरी रही नहीं। और मैं हमेशा ये उम्मीद करता हूँ और चेष्टा करता हूँ अपनी कि एक आम इंसान की तरह रहूँ। देखिए, पद आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो बेस लेवल है, जो बेसिक बेस है जो आपका, आप उसको नहीं छोड़ना। आप हो सकता है कि उससे काफ़ी ऊपर चले गए हों, अंतोगत वो हर आदमी को उस लेवल पे आना पड़ता है। इसलिए अगर आप उतार चढ़ाव से ज़्यादा एक्साइटेड ना हो कि आज ये पद मिल गया, आज हम इस पद पे हैं, या आज अचानक ये शोहरत मिल गए या नहीं मिली। अगर आप अपना बेस मेंटेन करें, सब्जी खरीदना हो तो सब्जी मार्केट में जाएं, बस पकड़ना हो तो बस में जाएं। दिल्ली जाता हूँ तो मैं मेट्रो में जाता हूँ, ऐसा कोई विशेष गाड़ी नहीं यूज़ करता हूँ। मेट्रो में जाता हूँ, रिक्शा में जाता हूँ, आजकल तो इलेक्ट्रिक रिक्शा आ गई है, उसमें जाता हूँ। तो
अपने को उसका आदी बनाए रखा हूँ मैंने अभी भी वही करता हूँ जो एक आम आदमी, एक आम इंसान करता है। और मुझे कभी भी कष्ट नहीं होगा जब मैं अपने पद से हटूँगा या अपने पद से रिटायर करूँगा और वापस मुझे एक आम जिंदगी बितानी होगी, तो मुझे कभी कष्ट नहीं होगा, या किसी आम आदमी के साथ नहीं। दूसरा ये है कि जब आप आम आदमी के साथ रहते हैं और आम आदमियों के बीच में रहते हैं, मतलब कि आप सोच लीजिए कि आप एक 3 टायर AC में जा रहे हो या स्लीपर क्लास में जा रहे हो या रिक्शा में जा रहे हो, तो आप बिल्कुल करीब से एक आम आदमी के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक आम दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई कहेगा कि नहीं सब्जी मार्केट क्यों जाते हैं, आपने जैसे कहा सब्जी मार्केट जाएंगे तब आपको सब्जी का दाम पता चलेगा ना, उस सब्जी वाले की इकोनॉमिक्स पता चलेगी ना, और सब्जी कैसे आती है और जाती है और कैसे बिकती है, ये पूरी इकोनॉमी हमको पता चलेगी ना, और कैसे एक आम व्यक्ति अपने सस्टेनेंस की ज़िंदगी जीता है। अब देखेंगे सब्जी में, मार्केट में अमीर सब्जी वाले भी हैं जो पक्की दुकानें हैं जिसकी, और एक गरीब व्यक्ति भी एक सब्जी वहाँ बेचता है जिसके पास हो सकता है कि 500 रुपये की सब्जी हो। उस सब्जी मार्केट में भी उतार चढ़ाव है, मतलब एक इकोनॉमिक उतार चढ़ाव है। तो ये बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है, और ये लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे विचार से ये जब तक आप आम आदमी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ये उतार चढ़ाव, गरीबी और उस इकोनॉमिक स्टेटा का जो लोग हैं, उस गरीब आदमी की आप बात अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि कैसे आप उन गरीब लोगों के बीच में रहते हैं, गरीब लोगों के बीच में कैसे व्यवहार करते हैं और कैसे उनसे संपर्क में। हमने एक ग्राउंडेड IAS ऑफिसर को देखा, हमने देखा कि उसकी दिनचर्या में भी उसकी ड्यूटी शामिल है, जैसे कि अभी आपने बताया। लेकिन अब हम आते हैं आपकी पर्सनल एक्टिविटी से, अब हम आते हैं, बात करते हैं बिहार की, जहाँ पे आप सर्व कर रहे हैं पिछले 32 सालों से। तो मैंने आप पर थोड़ा सा रिसर्च किया है और आपकी कुछ जानकारियाँ ली हैं, जिसमें मुझे ये पता चला है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को नया रूप दिया है बिहार में, नई पॉलिसीज़ लाई हैं बिहार में, जस्ट लाइक ग्रेटर पटना। देन यू हैव ब्रॉट IT पॉलिसीज़, आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ लाई, टेक्सटाइल पॉलिसीज़ लाई। तो ये जो आप नई चीज़ों को लाते हैं, वो लाने के दौरान आपको क्या लगता है कि ये जब आप लाते हैं तो आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं आप, या आपको आपके पद में इसमें क्या लगता है कि चेंजेस लाने पड़ते हैं? देखिए, पहले तो यह स्पष्ट कर दूं कि सरकारें नीतियां बनाती हैं और सरकार का पावर रहता है कि पॉलिसीज़ बनाएं। हम लोग एज ब्यूरोक्रेट केवल ड्राफ्टिंग करते हैं और हम लोग एक रूप देखते हैं। जैसे बिल्डिंग बाय लॉज है इस राज्य का, मैंने लिखा था, या अर्बन प्लानिंग एक्ट है, मैंने लिखा था, और 2-3 पॉलिसी भी लिखी। हम लोग राइटर्स हैं, हम लोग ड्राफ्टिंग करते हैं, और ड्राफ्टिंग करते वक्त हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस और अपने ऑब्जर्वेशंस और पब्लिक फीडबैक और पब्लिक से जो रिस्पांस मिलता है, उसके आधार पर एक खाका तैयार करते हैं। सरकार की अपनी पॉलिसी और अपनी नीति है, और जो स्ट्रक्चर है, जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, चीज़ों को देखने का उसका अपना नज़रिया है, और उसको पेश होता है, मतलब कि भाई ये ड्राफ्ट है, और फिर वो उसके अनुसार फिर उसमें संशोधन करते हैं और उसके बाद अप्रूवल होता है। मेरे ख्याल से कोई भी सरकारी व्यवस्था या कोई भी पॉलिसी मेकिंग बॉडी और सरकार अगर एक्सपीरियंसेस और लोगों के फीडबैक का समावेश अगर पॉलिसी में हो, मेरे ख्याल से ये कभी इशू नहीं रहा है कि कोई पॉलिसी कहीं अटक जाए या अप्रूव नहीं हो। हाँ, लेकिन आइडियाज़ तो ऑब्वियसली आप ही में से निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही एज एन ऑफिसर निकालते होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर रही हैं जो मैंने रिसर्च की है कि जो आप ही ने इसे प्रेजेंट किया था। जैसे इवन स्टार्टअप पॉलिसी आप लेकर के आए, क्योंकि बिहार में एम्प्लॉयमेंट को लेकर के या इंडस्ट्री को लेकर के बहुत अभाव रहा है। देखिए, हर चीज़ का अपना अपना समय रहा है। जब पूरे देश में स्टार्टअप की बात हो रही थी और सभी राज्य स्टार्टअप पॉलिसी बनाने की कोशिश में थे उस वक्त, तो हम बिहार ने भी कोशिश की और हमारी पॉलिसी आई।
पहले 2016 की आई, वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पॉलिसीज़ थी। फिर अचानक दिखा कि नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया पॉलिसी में, फिर हम लोगों ने उसको राइट ऑफ कर दिया और फिर 2017 की पॉलिसी। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो अभी चल रही है वर्तमान में 2016 की, क्योंकि 2015 की सब पॉलिसी ख़त्म हो गई थी, तो एक नई पॉलिसी लिखनी थी, ड्राफ्टिंग होनी थी, तो 2016 की पॉलिसी आए। या फिर आप बिल्डिंग बायलॉज है, जब अचानक हम लोग देखें कि घरों के नक्शे पास करने के लिए राज्य में एक बिल्डिंग बायलॉ नहीं है, तो बिल्डिंग बायलॉ आया। अर्बन प्लानिंग, अर्बन एरियाज़ में डेवलपमेंट हो रहे थे, जब अर्बन एरिया में एक प्लानिंग एक्ट नहीं था तो प्लानिंग एक्ट आया। तो सबके अपने अपने रिक्वायरमेंट रहे हैं और रिक्वायरमेंट के अनुसार सब होता रहा है। ऐसा नहीं है कि अचानक कोई आइडिया, यूरिका आइडिया आया और हुआ, बट जब जब जिसकी डिमांड आई है वो पॉलिसीज़ बने हैं। मैं अभी रिसेंटली देख रही हूँ कि बिहार में काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं ऑन समिट बेसिस, लाइक कई सारे छोटे बड़े प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट के अलावा, जो गवर्नमेंट करती है, जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती हैं। तो इसी में मैंने देखा कि कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं और उनमें से एक GTRI प्लेटफॉर्म भी है जो इसी तर्ज पर समिट पर काम करता है और आइडियाज़ को लेकर के आते हैं और दे आर इन कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट ऑल्सो। और उसमें आपने भी अपना एक एक्सपर्ट ओपिनियन दिया था एज अ पैनलिस्ट। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके के समिट क्या कुछ नया बदलाव ला पाएंगे बिहार में? देखिए, GTRI काफ़ी दिन से ये अपने कार्यक्रम होते रहे हैं और विभिन्न इश्यूज़ पे डिस्कशन इस प्लेटफॉर्म पे होता रहा है। मेरा व्यू ये है कि इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट के साथ काफ़ी क्लोजली वर्क करना चाहिए, क्योंकि अंतर्गत गवर्नमेंट ही है जो पॉलिसी बनाएगी और इम्प्लीमेंट करेगी। और जब तक ये कनेक्ट नहीं होगा, मतलब बिटवीन द गवर्नमेंट एंड ये प्लेटफॉर्म्स, तब तक इसका आउटकम नहीं होगा। तो ये कोशिश होनी चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ अच्छा कनेक्ट हो और गवर्नमेंट के माध्यम से पॉलिसीज़ बनाएं। बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एडवोकेसी में भी है, पहले भी रही हैं, और GTRI भी उसी डोमेन में है जहां पॉलिसी फ्रेमवर्क्स पे चर्चा होती है। तो गवर्नमेंट से इंटरेक्शन और इंटरवेंशंस अगर ज़्यादा रहे तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स की उपयोगिता ज़्यादा होगी। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट हैंड इन हैंड ऐसे समिट को कंसिडर उनके आइडियाज़ कर पाएंगी? देखिए, गवर्नमेंट सभी अच्छे आइडियाज़ को ऑब्वियसली वेलकम करती है, चाहे वो समिट से हो, पब्लिक के बीच में हो। गवर्नमेंट बड़ी रिस्पॉन्सिव रहती है, ऐसा नहीं है लोगों को लगता होगा कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव नहीं है, बट बहुत रिस्पॉन्सिव रहती है क्योंकि उसका एक पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल डोमेन भी उसका है। तो विभिन्न स्तर से जो भी आइडियाज़ आते हैं, चाहे पब्लिक का हो और इस प्रकार के फोरम्स में हो, गवर्नमेंट बड़ी रिसेप्टिव रहती है और अपने पॉलिसीज़ को उस अनुसार अमेंड भी करती है। ऐसा नहीं कि, और अगर अच्छे आइडियाज़ आएंगे तो ऑब्वियसली। ओके, तो अब जब आपने बिहार के मतलब गवर्नमेंट का ये सिस्टम बताया कि पॉसिबल है, तो मुझे आप ये बताइए, क्योंकि लोगों की नज़र में बिहार का परसेप्शन जो है वो काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है और इसको एक डिफरेंट ग्राफ में लेते हैं लोग। शायद आप मेरे प्रश्न को समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और आप अगर बिहार को देखते हैं तो आपका क्या परसेप्शन है बिहार के बारे में? देखिए, मेरा अपना परसेप्शन है कि वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स है। यहाँ के लोगों में बहुत क्षमता है और बहुत मेहनती है। अगर कुछ फाइनेंशियल एड्स हो, स्पेशल पैकेजेस हो, तो बिहार को कैचअप करने में, अन्य राज्यों के एवरेजेस को कैचअप करने में, या एक अग्रणी राज्य होने में कोई रोक नहीं सकता है। और क्योंकि एक ग्रोइंग स्टेट है, ये अन्य राज्यों के ऑलमोस्ट दुगना लेवल पे ग्रो करता है। आप देखेंगे ये हमेशा डबल फिगर पे ग्रो करता है। अन्य राज्य कोई 7% पे है, कोई 6% पे है, कोई 8% पे, ये हमेशा डबल फिगर में रहा है। सोच सकते हैं कि उस रेट पे ग्रो करने के लिए कितनी मेहनत लगती है इस राज्य को, इसकी पूरी मशीनरी को लगती है। और मेरा है कि इस राज्य के लोग बहुत मेहनती हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट है। ऐसा नहीं है, और पॉलिटिकली बहुत अवेयर है। मेरा यही परसेप्शन है, ये बहुत पॉजिटिव है। मतलब इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स टू वर्क इन, बेस्ट स्टेट्स टू बी इन। बस एक आखिरी क्वेश्चन मैं और एक पूछना चाहूँगी आपको इसी संदर्भ में। आपने कहा कि ये स्टेट बहुत ग्रोइंग है,
ये स्टेट बहुत मेहनती है। ये स्टेट पॉलिटिकली पिछले 30 साल से स्टेबल सस्टेनेबल होने के बावजूद अगर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर देखूं तो वो 35 पर है, सबसे लोएस्ट। अगर मैं एसडीजी देखूं तो वो है 28 पर। पिछले 30 साल में बिहार का ग्राफ सबसे लो क्यों है? देखिए, मैंने कहा ना कि इसका ग्रोथ रेट बहुत हाई है, और अगर आप छोटे बेस से चलें, मतलब अगर आप इवन पर कैपिटा इनकम देखें तो इनकम का पर कैपिटा बेस ही कम है। तो अगर ग्रोथ रेट आप बढ़ाएंगे तो उसी छोटे से जो ग्रोथ रेट बेस पर ग्रो करेंगे। इन्वेस्टमेंट बहुत खोजता है, जैसे अभी शिक्षा में बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, हेल्थ में हेवी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। तो कालांतर में आगे आकर हम लोग ये कैचअप करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स अभी हो रहे हैं, मतलब आप देख रहे हैं पिछले 5-6 साल 8 साल में हो रहे हैं। 7 निश्चय 1 है, 7 निश्चय 2 है, ये सब इन्वेस्टमेंट्स बहुत ह्यूज हुए हैं। मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बने हैं, आपके स्कूल्स बने हैं, आपके एजुकेशन सेक्टर में बहालियाँ हुई हैं। आप देख रहे हैं कि लास्ट में अभी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख बहालियाँ और भी बहालियाँ होनी हैं। तो हेवी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, और इस पूरे एसडीजी को कैचअप करने के लिए हेवी इन्वेस्टमेंट्स की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, जो हो रहे हैं। और मैं आश्वस्त हूँ और काफ़ी भी कॉन्फिडेंट हूँ कि हम लोग कैचअप कर लेंगे। ओके गाइस, तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ की इस बात से मैं मतलब कन्विंस होने की कोशिश कर रही हूँ। उन्होंने बड़ी कोशिश की ये कहने की कि बिहार ग्रो कर रहा है और बिहार अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले कर रही है। अब आप पर मैं ये छोड़ती हूँ कि आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। और हमारे साथ ये एक खास आदमी का पॉडकास्ट कैसा रहा वो भी ज़रूर बताइएगा। एंड इंडिविजुअल लेवल पे मैं ये कहूँगी कि ये व्यक्ति सच में ही बहुत ही ग्राउंडेड है। मुझे थोड़ा सा इंट्रीग कर रहा है, क्योंकि भाई आप उस सीट पर बैठे हैं, मैं नहीं बैठी हूँ। और आप बीइंग अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, आप उनकी पूरे दिन की मतलब दिनचर्या जानते होंगे। तो आप मतलब एक क्यूरियोसिटी है, क्योंकि हम तो नहीं जानते हैं। तो सीएम की एक्टिविटी क्या होती होगी, मतलब सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक? देखिए, हम लोग प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम हैं, हम लोग अपना काम पर ध्यान देते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री की अपनी व्यक्तिगत दिनचर्या है। हम लोग अपना काम पे ध्यान रखते हैं, सरकारी काम जो सरकार ने दिया है, और एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जो दायित्व है उसको हम लोग निर्वाह करते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसी बात होगी ना, कुछ तो होगी जो उनकी बातें आपको अच्छी लगती होंगी, या कुछ ऐसी, मैं जानती हूँ कि बुरी लगती होगी, वो तो बता नहीं पाओगे आप, लेकिन कुछ अच्छी लगती होंगी या कुछ ऐसी होती होंगी। अच्छे, बहुत ही सभ्य और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। हम लोग अपना काम पे ध्यान देते हैं, और बहुत काम रहता है, सरकारी काम ही इतना है कि ये सब सोचने का वक्त नहीं मिलता है। दिन भर सुबह से शाम तक बहुत सारे काम रहते हैं। मैंने थोड़ा सा वो बोलते ना लिबर्टी ले ली, इनको मैं जानती हूँ इसलिए मैंने लिबर्टी ली एक प्रश्न पूछने की। लेकिन हाँ, बीइंग इन प्रोटोकॉल ऑब्वियस है कि ये ड्यूटी बाउंड भी हैं, और इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लेकिन वो बोलते हैं ना, हमारे दर्शकों को बहुत ही उत्सुकता है कि ये भी जाने कि भाई सीएम क्या करते होंगे दिन भर में, जैसे हमने आपके बारे में जाना। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपना सरकारी काम बहुत रहता है, पॉलिटिकल रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रहता है, बहुत व्यस्त रहता है। सभी लोग काम करते हैं। तो इसी के साथ ही हमने सुना, और हमें डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने ये बताने की बिल्कुल कोशिश की कि कैसे बिहार गवर्नमेंट लेवल पर ग्रो कर रहा है, इंडिविजुअल लेवल पर लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनती हैं। और बाकी आपकी राय मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगी, आपकी क्या राय है इस बात पर। और मतलब ये पूरे पॉडकास्ट शो का जो हमारा मतलब हेतु ये था कि हम एक ऐसे व्यक्ति को जानें जिनके बातों में वज़न होता है एक स्टेट में, और उनकी अपनी एक दिनचर्या भी होती है, उनकी अपनी एक कार्यशैली में मल्टीटास्किंग होता है। तो इतना इंस्पायरिंग व्यक्ति अगर आपके सामने आता है और आप
उसमें से कुछ ले सकते हैं तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन हो जाता है. थैंक यू डॉक्टर एस सिद्धार्थ. इट वॉज रियली ब्यूटिफुल हैविंग such a wonderful talk with you and such a nice dialogue with you. So guys, यहीं से मैं conclude करती हूँ. This is वैशाली for the people, by the people, of the people. और आप GTRI टॉक शो में always बने रहिए. The podcast will be always on. और हाँ, यहाँ का QR कोड प्लीज़ मत भूलिएगा. आपकी हमें सहायता ज़रूर चाहिए ग्रो करने के लिए.